हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 18 जून के एडिटोरियल सेशन की। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन हो सकता है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे हो सकता है, वो भी हम एंड में मैंने कुछ सेंटेंसेस जोड़े हुए हैं, तो आप एंड तक बने रहें। साथ ही आप सीखते हैं कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स, और आज के सेशन में हम खास एक कॉन्सेप्ट की चर्चा करने वाले हैं कि कैसे नो का प्रयोग किया जा सकता है। आप सीखेंगे सिनोनिम्स के बारे में, आप सीखते हैं कि कैसे आप एग्जाम में क्लोज टेस्ट, पैराजंबल या फिर पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक ही सेशन के थ्रू आप सीखते हैं। एंड तक बने रहें, दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। चलिए बात करते हैं। आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। देखिए, हम में से अधिकांश लोग ये पूछते हैं कि देश ने हमारे के लिए क्या किया है। इसकी बजाय ये पूछना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। देश हमारे लिए क्या कर सकता है, ये पूछने के बजाय कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमसे एक देश बनता है। तो ये प्रश्न अपने आप से पूछें, देश को सबसे ऊपर रखें। निश्चित रूप से हमारी प्रोग्रेस भी देश से ही है। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आशीष क्लासेस ऐप को डाउनलोड आपने कर लिया होगा। एंड्रॉयड ऐप है और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाकर, या फिर आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। इस ऐप पर आपको डिफरेंट प्रकार के पेड कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं, तो इनमें से जो भी कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद हो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो आधारित है भारत और चाइना के बीच में जो क्लैशेस देखने को मिले हैं अभी 1-2 दिन के अंदर, उन्हीं की चर्चा की गई है। डिसऑर्डर एट द बॉर्डर। तो डिसऑर्डर का मतलब अस्त व्यस्त हो जाना चीज़ों का, एट द बॉर्डर सीमा पर, LAC पर। तो LAC पर जो माहौल है वो बिल्कुल डिसऑर्डर में आ गया है। LAC काफ़ी दिनों तक, देखो LAC इतना मतलब इतने कॉन्फ्लिक्ट्स या इतना क्लैशेस वहाँ पे देखने को नहीं मिलते जितना कि LOC पर मिलता है। देश भारत के साथ जो संघर्ष चलता पाकिस्तान का, आतंकवादियों का, उतना मतलब विचलित ये बॉर्डर नहीं है। लेकिन अभी देखने को मिला कि भारत और चाइना के सैनिकों के बीच झड़प हुई, भारत और चाइना के बीच सैनिकों के बीच फिर हिंसा भी हुई, और उस हिंसा के चलते भारतीय जवान शहीद हुए, उधर भी बहुत सारे सैनिक जो है मारे गए। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है। तो देखो, इसमें जो रेड कलर में है वो आपको सब्जेक्ट दिया गया है, जो ब्लू कलर में है उसके आपको या तो सिनोनिम्स मिल जाएंगे या फिर वो ग्रामर का बिंदु होगा, उसका हम डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले जानिए, देखो इंडिया एंड चाइना सब्जेक्ट है, 2 है, 1 और 2, इंडिया एंड चाइना। इस कारण से देखिए वर्ब यहाँ पे हैव है, ठीक है। क्लैश जो शब्द है, क्लैश का मतलब क्या है, तो नीचे देख सकते हैं, कन्फ्रंटेशन, स्कर्मिश एंड ऑल्टरकेशन। झगड़े को, लड़ाई को बोलते हैं क्या, क्लैश। आप पढ़ते हैं हिंदी में क्लेश, गृह क्लेश, गृह क्लेश होता ना, तो वो क्लैश वो इंग्लिश का वर्ड ही है, तो आप उसको याद रखेंगे। क्लैश का मतलब झगड़ा है। चलिए बात करें। तो देखो, विद द डेथ्स ऑफ एटलीस्ट 20 इंडियन सोल्जर्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज सोल्जर्स कैजुअलिटीज इन क्लैशेज एट द गलवान वैली इन लद्दाख, इंडिया एंड चाइना हैव एंटर्ड अनचार्टेड टेरिटरी on the line of actual control, the first combat death since 1975 and the first such in the Galwan Valley since the 1962 war। तो देखो, with the deaths of at least 20 Indian soldiers, 20 भारतीय सैनिक यहाँ पे शहीद हुए। तो उसी के साथ है ना, यहाँ कह रहा है with the deaths of at least 20 Indian soldiers, कम से कम 20 भारतीय सोल्जर्स शहीद हुए। एंड रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज सोल्जर कैजुअलिटीज़, कैजुअलिटीज़ का मतलब यहाँ पे या तो वो मर गए, या फिर कहें कैजुअलिटीज़ का मतलब है कि यहाँ पे उनको चोटें आई हैं, वो घायल हो गए, तो कैजुअलिटीज़ ही है। एंड रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज़ सोल्जर कैजुअलिटीज़, और रिपोर्ट्स ये भी हैं कि चाइनीज़ सोल्जर्स की कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं, वो या तो मर गए हैं, घायल हो गए हैं। इन क्लैशेज, क्लैशेज का मतलब झगड़ा है, आमने सामने की भिड़ंत में। एट द गैलवन वैली, कहाँ की घटना है, गैलवन वैली की, कहाँ पर, लद्दाख में। एक बात यहाँ पे समझने की है कि जब आपको 2 जगह दे रखी होती है ना, यहाँ से समझेंगे आप, लद्दाख और गैलवन वैली दो प्लेसेस के नाम दे रखे हैं। तो 2 स्थान अगर दे रखे हो तो आप ये देखो कि छोटा स्थान है वहाँ पे लगाइएगा एट, और बड़े स्थान से पहले आपको लगाना है इन। तो गैलवन वैली जो है वो एक पार्ट है लद्दाख का, तो इस कारण से यहाँ पे एट है, लद्दाख से पहले इन है, ठीक है। इंडिया एंड चाइना हैव एंटर्ड, तो इसी के साथ, ये साथ दे रखा था ना विद, भी घटना क्या घटी कि 20 भारतीय जवान शहीद हो गए, और रिपोर्ट्स ये भी हैं कि चाइनीज सोल्जर की कैजुअलिटीज़ हुई है इस आमने सामने की लड़ाई में। लद्दाख में गैलवन वैली की बात है। इसी के साथ भारत और चाइना हैं वो एंटर कर गए हैं, किसमें, अनचार्टेड टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया।
अनचार्टेड का मतलब होता है अनएक्सप्लोर्ड, आप कह सकते हो, जिसको मतलब कह सकते हो कि जो मैप्ड नहीं है, जो नक्शे पर अंकित नहीं है, या फिर अनचार्टेड का मतलब अनएक्सप्लोर्ड है, अब तक इसमें मतलब कुछ नया क्षेत्र मान लो एक प्रकार से, तो नया क्षेत्र। ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC की बात है। द फर्स्ट कॉम्बैट डेथ्स सिंस 1975, तो 1975 में जरूर ऐसी घटना घटी थी कि जब दोनों देशों के सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कॉम्बैट डेथ है, मतलब 1975 के बाद में ये पहली बार देखने को मिला है। 2020 चल रहा है, तो 1975 के बाद में 2020 चल रहा है, तो अब पहली बार कॉम्बैट डेथ्स मतलब लड़ाई देखने को मिली। कॉम्बैट का लड़ाई होती है और लड़ाई में सैनिक यहाँ पे शहीद हुए हैं, ये देखने को मिला है। एंड द फर्स्ट सच इन द गैल्वन वैली सिंस द 1962 वॉर, और कह रहा है कि 1962 का युद्ध हुआ था, उसके बाद पहली बार गैल्वन वैली में यह संघर्ष देखने को मिला है। द फर्स्ट सच, पहला, सच का मतलब इस प्रकार का, जैसा कि ये हुआ है, इस प्रकार की घटना कहां पर, गैल्वन वैली में। अब देखो स्थान एक ही दे रखा है आपको, अब की बार लद्दाख को गायब कर दिया तो इनका प्रयोग है, ठीक है। अगर लद्दाख को शामिल करेंगे तो छोटा स्थान हो जाएगा कंपैरेटिवली, फिर वहां पे एट लगेगा। सिंस द 1962 वॉर, 1962 के युद्ध के बाद में या उस दिन से लेकर अब तक ऐसी घटना गैल्वन वैली में कभी नहीं देखने को मिली थी। तो बहुत ही सिंपल सी बातें थी यहाँ पे, चीज़ सीखने लायक जो थी वो बता दी मैंने। क्लैश के सिनोनिम्स क्या हैं, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वो निकाल लिया। यहाँ जो लाइन थी लद्दाख तक की, इस लाइन में इतनी सी चर्चा थी यहाँ पे कि गैल्वन वैली जो लद्दाख में स्थित है, यहाँ पर चाइनीज सोल्जर भी मारे गए, भारतीय सैनिक भी शहीद हुए, इन्हीं के साथ भारत और चाइना जो है वो प्रवेश कर गए हैं अनचार्टेड टेरिटरी में, LAC में, ऐसे जगह पर प्रवेश कर गए हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड था अब तक एरिया। अब तक वो क्षेत्र नक्शे पर सही रूप से अंकित नहीं था, एक प्रकार से कह सकते हो नया एक क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। और ये पहली कॉम्बैट डेथ्स हुई हैं 1975 से अगर बात करें, और गैल्वन वैली में पहली ऐसी घटना घटी है 1962 के युद्ध की बात करें तो उसके बाद ऐसी घटना कभी घटी नहीं है। एक बात समझने की ये भी है कि एंटर शब्द दे रखा है, और एंटर अगर प्रवेश करना होता है, एंटर का मतलब अगर प्रवेश करना है, तो फिर ऐसे कंडीशन में इसके साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है। अगर एंटर का मतलब प्रवेश करना होता है तो इसके साथ में प्रेपोजिशन नहीं लगता है। मैंने ये बात क्यों बताई, क्योंकि एग्जाम में इसका प्रश्न बनता है, एंटर के साथ इनटू दे के प्रश्न मिल सकता है आपको, वो आपको गलत कर देना है। एंटर में इनटू लगता तो है, लेकिन वो लगेगा कब, जब कोई अग्रीमेंट या डील साइन होती हो तभी लगता है। प्रवेश करने के अर्थ में एंटर के साथ में इनटू नहीं आएगा। तो ये तो आपने पहला स्लाइड की डिस्कशन कर लिया है। अब देखो सेकंड की बात करें। अब ये कह रहा है द ब्रूटलिटी ऑफ द क्लैशेज with severe injuries and deaths incurred despite the fact that no shots were fired is also unheard of thus far. The brutality subject है, ठीक है, no shot subject है। अब देखना, ये जो ब्रूटलिटी है उसकी क्रिया तो ये वाली, और ये नो शॉट्स है उसकी क्रिया ये वाली है, ठीक है। ब्रूटलिटी का मतलब क्रूरता, ठीक है, हिंसा, किसकी, क्लैशेज, भिड़ंत हमने पढ़ा अभी, कन्फ्रंटेशन देख के आए थे अभी। तो ये जो क्लैशेज हुए हैं, जो भिड़ंत हुई है आमने सामने चाइना और भारत की, इसकी जो क्रूरता है विद सीवियर इंजरीज, है ना, इसमें बहुत सारे, सीवियर का मतलब गंभीर, इंजरीज मतलब चोटें आई है, चोट लगी हैं, गंभीर चोट आई है, एंड डेथ्स, और सैनिक शहीद भी हुए हैं, भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, उधर वाले सैनिक मारे गए हैं। इनकर्ड, इनकर्ड किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, इनकर का मतलब होता है, एक तो कह सकते हो एक्सपीरियंस करना, ठीक है, या फिर कहें बुरा परिणाम भुगतना, ये भी कह सकते हो। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और डेस्पाइट के बारे में आप मेरे साथ सीखते आए हैं, वैसे जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं। डेस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। तो दो चीज़ें सीखना, एक तो इन स्पाइट के साथ में ऑफ लगता है, डेस्पाइट के साथ से ऑफ हट जाता है। एक चीज़ ये सीखना कि इन स्पाइट ऑफ, ये तीनों अलग अलग लिखेंगे, स्पेस आएगा इन तीनों में, साथ में नहीं आते ये। तो कह रहा है कि ब्रूटलिटी ऑफ द क्लैशेज, जो ब्रूटलिटी हुई, जो ये क्रूरता देखने को मिली, ये जो हिंसा देखने को मिली इन लड़ाई की, इन क्लैशेज की, इन कन्फ्रंटेशन की। अब यहाँ से समझना, ये जो ब्रूटलिटी है वो जुड़ा था इससे, इज ऑल ऑल्सो अनहर्ड ऑफ दस फार। दस फार का मतलब सो फार, अब तक, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब तक। अनहर्ड ऑफ का मतलब है अब तक इसके बारे में सुना नहीं गया था। इज अनहर्ड दे रखा है, इज अनहर्ड का मतलब पैसिव वॉइस, इसके बारे में सुना नहीं गया अब तक।
तो जो क्लैशेस की ब्रूटलिटी थी, जो इस भिड़ंत की जो सिविरिटी थी, गंभीरता थी कि कितनी ये एक प्रकार की हिंसक लड़ाई जो हुई है इन दोनों सेनाओं के बीच में, ये मतलब अब तक ये भी इज ऑल ऑल्सो अनहर्ड ऑफ दस फार, ये भी अब तक ऐसा सुना नहीं गया था। और बीच में दे रखा है क्या यहाँ पे क्रूरता थी, क्या मतलब इंटेंसिटी थी लड़ाई की, कि सीवियर इंजरीज आई हैं, गंभीर चोट आई है, सीवियर का मतलब गंभीर, एंड डेथ्स इनकर्ड, और यहाँ पे सैनिक शहीद भी हुए हैं, मरे भी हैं, डेस्पाइट द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद दैट नो शॉट्स वर फायर्ड, कि कोई भी शॉट्स का मतलब गोलियां, वर फायर्ड, कि गोलियां नहीं बरसाई गई थी, गोलियां नहीं चलाई गई थी, कोई गोली नहीं चली, उसके बावजूद भी यहाँ पे भारतीय सैनिक शहीद हुए, चाइना के सैनिक घायल हुए, मारे गए, तो बिना गोली चलाए, इस फैक्ट के बावजूद यहाँ पे देखने को मिला है। बात समझ में आ रही है? तो क्यों यहाँ पे कहा ब्रूटलिटी, क्योंकि देखो यहाँ बिना गोली चलाए अगर कोई सैनिक शहीद हो रहा है, अगर बिना गोली चलाए कोई सैनिक मर रहा है, तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार की वो हिंसक लड़ाई थी। आगे देखेंगे तो कह रहा द डेथ्स अकर्ड, डेथ्स का वर्ब जो है वो अकर्ड है। When the two armies had agreed to disengage and de-escalate the month-long standoff, which makes the clashes particularly shocking. ये स्टैंड ऑफ को देखकर वर्ब दे रखी है मेक्स। स्टैंड ऑफ का मतलब क्या है? डेडलॉक है, स्टेलमेट है, इम्पास है, स्टैंड स्टिल है। इनको हिंदी में कहते हैं गतिरोध। क्या बोलते हैं हिंदी में? गतिरोध। अब इसको ऐसे समझ लो, स्टैंड ऑफ, जैसे मान लो कि ये LAC, इधर भारतीय जवान, इधर चाइना की सेना, ठीक है। स्टैंड ऑफ का मतलब ये है कि कहीं मान लो ये यहां पर आ गए, ये यहां पर आ गए, ठीक। और ऑफ का मतलब क्या है? सेपरेशन, मतलब एक प्रकार से दूरी बना रखी है लेकिन खड़े हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं है, ना चाइना वाला कुछ कर रहा है ना भारतीय कुछ कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैंड ऑफ की स्थिति। ये गतिरोध है कि कोई मूवमेंट आगे हो नहीं रहा, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, उसको स्टैंड ऑफ बोलते हैं। तो कह रहा था डेथ्स अकर्ड, तो यहां पे जो डेथ्स हुई हैं, ठीक है, व्हेन, अकर का मतलब हैपन होना होता है, और मैंने आपको बताया भी था कि अकर की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण इसका है CC और RR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेथ्स जो हुई हैं व्हेन द टू आर्मीज हैड अग्रीड, कब हुई है डेथ्स? जब दो सेना अग्री हो गई, सहमत हो गई, टू डिसएंगेज, किसके लिए? डिसएंगेज होने के लिए। एंगेज का मतलब होता है किसी काम में संलिप्तता, किसी काम में इन्वॉल्वमेंट। तो यहां पे इन्वॉल्वमेंट किस बात का था? कि दोनों सेना वहां पे जमी हुई थी लड़ने के लिए, ठीक है। डिसएंगेज का मतलब हो गया कि वो जो इन्वॉल्वमेंट था लड़ने के लिए, वहां पे जो खड़ी हुई थी सेना, वो मतलब हट जाएंगी वहां से, वो है डिसएंगेज। डीएस्केलेट भी, डीएस्केलेट, एस्केलेट का मतलब बढ़ाना। अब वहां तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, टेंशन बढ़ी हुई है, डीएस्केलेट का मतलब टेंशन को कम कर दिया जाएगा, डी यहाँ पे प्रीफिक्स का काम करता है, ठीक है। तो ये टेंशन जो है वो कम कर दी जाएगी। तो यहाँ दोनों सेना जब सहमत हो गई थी कि डिसएंगेज होंगे, मतलब वहां से हट जाएंगे और तनावपूर्ण माहौल को कम कर दिया जाएगा, तनाव को कम कर दिया जाएगा, तो उस समय ये डेथ्स हुई हैं। द मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ, तो ये यहाँ पे डीएस्केलेट किसको कर रहा है? उस मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ, एक मतलब महीने भर तक चला जो स्टैंड ऑफ का गतिरोध है, उसको डीएस्केलेट करने की बात इन्होंने कर ली थी कि ठीक है, एग्री हो गए, हम पीछे हट जाएंगे। उस समय घटना घटी, विच मेक्स, विच यहाँ पे स्टैंड ऑफ के लिए है, तो वो स्टैंड ऑफ जो कि, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, और मैंने बताया था कॉमा का प्रयोग अगर होता रिलेटिव प्रोनाउन से पहले तो इसका मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, ठीक है। ये नॉन डिफाइनिंग क्लोज बोलते हैं इसको। विच मेक्स द क्लैशेस पर्टिकुलरली शॉकिंग, तो ये जो चीज है ना, ये यहां पे बनाती है क्लैशेस को क्या? पर्टिकुलरली शॉकिंग। अब वैसे आप ये इसको ऐसे कह सकते हो कि स्टैंड ऑफ यहां पे सब्जेक्ट ना होकर ऐसे मान सकते हो कि जो इनका एग्रीमेंट हुआ था ना, वो चीज मतलब उस समय ये जो डेथ्स हुई हैं, ये यहां पे बनाती हैं, कह सकते हो कि क्लैशेस को पर्टिकुलरली शॉकिंग, कि मतलब एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ मान लिया कि हम पीछे हट जाएंगे, उसके बावजूद भी ये घटना घटती है, यहाँ पे सैनिकों की डेथ्स होती हैं। तो ये जो चीज़ है ये बनाती है क्लैशेस को, मतलब इस कन्फ्रंटेशन को, इस लड़ाई को पर्टिकुलरली विशेष रूप से शॉकिंग का मतलब सरप्राइजिंग, ठीक है, ये झटका देने वाली बात थी। पर्टिकुलरली यहाँ पे एडवर्ब है और शॉकिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो एक बात दिमाग से निकाल देना कि आईएनजी फॉर्म होने पर केवल क्रिया ही होती है। आईएनजी फॉर्म क्रिया का जो आईएनजी फॉर्म होता है ना, वो एडजेक्टिव बन सकता है, तो ये एडजेक्टिव है। क्लियर है बात? इसके आगे बात करेंगे।
अब मैंने कहा कि देखो नो की चर्चा हम करेंगे, क्योंकि पिछले स्लाइड में हमने देखा कि नो दे रखा था आपको, है ना, नो का डिस्कशन करना है, ये नो शॉट्स वर फायर्ड, तो ये नो ही क्यों आया, नो नोट क्यों नहीं आया, तो इसके लिए नो का डिस्कशन हम करते हैं। देखो नो एक डिटर्मिनर है, यहाँ पे जो प्रयोग किया गया था डिटर्मिनर के रूप में प्रयोग किया गया था, तो शॉर्ट्स नाउन था, नाउन से पहले यूज किया गया था, इसका मतलब नॉट एनी है, नॉट वन है, नॉट ए है, कोई भी नहीं होना इस प्रकार से, एक भी नहीं इस प्रकार से। तो देयर इज नो बटर लेफ्ट, कोई बटर बचा नहीं अब, तो ये नाउन से पहले आ रहा है। देयर आर नो पॉकेट्स इन दीज ट्राउजर्स, तो ट्राउजर्स में पॉकेट्स नहीं है, तो नो के बाद में ऐसा नहीं है कि सिंगुलर ही आएगा, प्लूरल भी आ सकता है। देखा था हमने नो शॉर्ट्स वर फायर्ड था, शॉर्ट्स प्लूरल था, तो वैसे ही पॉकेट्स प्लूरल है, तो नाउन के पहले डिटर्मिनर के रूप में इसका यूज होता है। नो का प्रयोग आप कर सकते हो इन साइंस ऑन एंड ऑन नोटिसेज टू शो दैट समथिंग इज नॉट अलाउड। काफी जगह पे लिखा हुआ था नो स्मोकिंग, है ना, तो ये क्या है, एक प्रकार का साइन लगा हुआ रहता है, साइन बोर्ड लगा हुआ रहता है, वहां पे ये इंस्ट्रक्शन होता है, एक नोटिस दे रखा होता है कि धूम्रपान अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो नो स्मोकिंग या नो फिशिंग, है ना। इसी प्रकार से एडवर्ब के रूप में भी इसका यूज हो सकता है। एडवर्ब के रूप में नोट, नो या नॉट एनी का प्रयोग नोट या नॉट एनी के रूप में आता है। द एग्जाम इज नो मोर डिफिकल्ट। अब ये देखो एडवर्ब कैसे हुआ, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, तो डिग्री कंपैरेटिव एडजेक्टिव की, तो फिर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगेगा, तो नो मोर डिफिकल्ट देन द टेस्ट यू हैव बीन डूइंग इन क्लास, तो ये कह रहा है एग्जाम जो है, जो आप क्लास में टेस्ट देते हो उससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो एडवर्ब की भूमिका में है नो यहाँ पे, तो इसका डिटर्मिनर के रूप में हो गया, और साइन बताने, साइन बोर्ड पे लगता है इसलिए हो गया, एडवर्ब के रूप में हो गया। इसका प्रयोग नाउन के रूप में भी हो सकता है, नेगेटिव आंसर देना हो या कोई रिएक्शन देना हो तो। डिड यू गेट एनी रिप्लाईज अबाउट द कैंपेन वीकेंड, जैसे किसी ने पूछा कि क्या आपको कोई आंसर मिला, है ना, कैंपिंग वीकेंड, मतलब जो वीकेंड कैंपिंग होनी थी उसके बारे में, तो कह रहा है सो फार वी हैव 2 येसेज, तो कह रहा है कि 2 तो हाँ में जवाब आए हैं, 1 नो में जवाब आया है, एक ने कहा है कि सोचेंगे, हो सकता है, नहीं हो, दोनों सी बातें हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे जवाब आए हैं, तो ये नेगेटिव आंसर आ गया, है ना, तो ये 1 का आंसर नो में आया है, तो ये यहाँ पे नाउन के रूप में है, तो नाउन के रूप में आ सकता है, एडवर्ब के रूप में आ सकता है, डिटर्मिनर के रूप में आ सकता है, नोटिस बताने के लिए साइन बोर्ड पर, इन सब के लिए भी आ सकता है कि जो चीज़ अलाउ नहीं है उसके लिए आप नो का प्रयोग कर सकते हो। चलो ये कॉन्सेप्ट था हमारा। अगले पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो रेड कलर में है, चाइना के लिए वर्ब हैज है, इट के लिए वर्ब इज है, इट के लिए वर्ब इज है। क्लियर है। अब देखो, चाइना हैज नाउ क्लेम्ड सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, और यहाँ पे इसका मतलब मैं कह दूं कंट्रोल, यहाँ पे इसका मतलब कंट्रोल, डोमिनेंस भी कह सकते हो आप, डोमिनेंस मतलब एक प्रकार से प्रभुत्व है, ठीक है। तो कह रहा क्या है, चाइना हैज नाउ क्लेम्ड, चाइना ने दावा किया है, क्लेम का मतलब दावा करना, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाइना ने दावा किया है सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर गैल्वन वैली, एंटायर का मतलब संपूर्ण, जो पूरा क्षेत्र है ना गैल्वन घाटी वाला, वैली का मतलब घाटी, तो इस क्षेत्र पर इसने कहा है कि हमारा अधिकार है, ठीक है, ये दावा किया है। इंडिकेटिंग दैट, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये कहते हुए, ये मैंने बहुत बार बताया, थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा आप इसकी, कि अगर एक सेंटेंस में आपको बीच में आईएनजी फॉर्म मिल रही है ना, 2 वाक्यों कनेक्ट करते हुए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसका मतलब कोई भी काम करते हुए, ये संकेत देते हुए दैट इट इज अनलाइकली टू पुल बैक, पुल बैक का मतलब होता है विड्रॉ करना, पुल बैक विड्रॉ करना, वापस हटना, पीछे हटना, पुल बैक, या तो आप विड्रॉ कह सकते हो इसको, या फिर पुल बैक का मतलब आप क्या समझ सकते हो, रिट्रीट, पीछे हटना। भी पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। आप डोर, जब कोई मान लीजिए किसी ऑफिस में गए, वहाँ पे जो दरवाज़ा लगा होता है उस पर लिखा होता है पुल एंड पुश, पुल का मतलब खींचना होता है ना, बैक वापस, तो अपने कदम वापस खींच लिए, इसका मतलब विड्रॉ करना, ठीक है। तो इंडिकेटिंग दैट इट इज़ अनलाइकली टू, अनलाइकली का मतलब संभावना नहीं है, तो यहाँ पे ये भी संकेत दिया चाइना कि हमारी कोई संभावना नहीं है कि वापस हट जाए यहाँ से। फ्रॉम दिस क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल, इस महत्वपूर्ण, और हिदर टू, हिदर टू का मतलब होता है, ये एडवर्ब है पहली बात तो, हिदर टू का जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना वो एडवर्ब है, और इसका मतलब है अब तक, अनटिल नाउ, इसका मतलब क्या है, अनटिल नाउ, कि अब तक की जो नॉन कंटेंशियस एरिया है, नॉन कंटेंशियस का मतलब क्या है कि अभी तक इसमें संघर्ष देखने को नहीं मिला। कंटेंशियस जो होता है वहां पे डिसएग्रीमेंट को बोलते हैं, कंटेंशियस का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, झगड़ा, असहमति, ठीक है, डिसएग्रीमेंट, असहमति को बोलते हैं। तो कह रहा है कि अब तक ये जो क्षेत्र है ना इसमें कोई झगड़ा हुआ नहीं था, अब ये झगड़ा हो रहा है, अनलेस इट इज फोर्स्ड टू, अनलेस का मतलब यदि नहीं, इट यहाँ चाइनीज सेना के लिए, चाइना के लिए, इज फोर्स्ड पैसिव वॉइस है, मजबूर किया जाता है इसको,
यदि इसको मजबूर नहीं किया जाता है यहां से हटने को तो हम हटेंगे नहीं, कहना ही चाह रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात क्या है कि चाइना ने अब दावा कर दिया है पूरे गैल्वन वैली पर कि हमारा अधिकार है इस पर, यह संकेत देते हुए कि हम पीछे तो हटेंगे नहीं, क्योंकि हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण या क्रिटिकल पड़ाव पर आ गए हैं और अब तक ये क्षेत्र जो है नॉन कंटेंशियस रहा है, झगड़ा पहले कभी हुआ नहीं था। और कब तक नहीं हटेंगे? यदि इसको फोर्स नहीं किया जाता है। अनलेस बराबर क्या होता है? इफ नॉट। इफ प्लस नॉट जोड़ दोगे तो अनलेस बनता है, तो अनलेस खुद नेगेटिव है तो अनलेस में नोट नहीं आता, इफ में लग सकता है। इट यहाँ पे चाइना के लिए आ रहा है, तो चाइना को यदि फोर्स नहीं किया जाता है, मजबूर नहीं किया जाता तो हटेंगे भी नहीं, ये कहना चाहता है ये। ठीक है, आगे देखो, इसमें देखो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये वाली है। ठीक है, और रेस्पॉन्सिबल के साथ में फोर लगता है, जिम्मेदार हो, किस चीज के लिए जिम्मेदार हो उसके लिए फोर लगता है, प्रेपोजिशन याद रखना। अक्यूज के साथ में प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, अगर आपको बता रखा हो कि आरोप लगाया है और किस चीज का आरोप लगाया है, अगर वो आरोप आगे दे रखा हो तो ही ऑफ लगाना, वरना मत लगाना। ठीक है, तो इन हिज टॉक्स अपनी बातचीत में। अब आप बोलोगे कि ये टॉक ही क्यों नहीं है, टॉक्स क्यों है? नाउन बना रहा है इसको, ये कैसे पता लगा नाउन है? क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन नहीं आता है ना। टॉक्स मतलब अलग अलग बिंदुओं पर बातचीत जो हुई है ना, तो अपनी बातचीत में किसके साथ बातचीत हुई थी? भारत के जो विदेश मंत्री हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का मतलब विदेश मंत्री, क्या नाम है इनका? एस जयशंकर। इनके साथ जो बातचीत हुई उसमें चाइना के जो विदेश मंत्री है वांग यी, इनका नाम वांग यी है। अपीयर का मतलब ऐसा प्रतीत हुआ, टू काउंटेनेंस, काउंटेनेंस का मतलब होता है, कह सकते हो कि सपोर्ट किया इन्होंने, काउंटेनेंस का मतलब सपोर्ट करना, समर्थन करना। तो ऐसा लगा कि ये सपोर्ट कर रहे हैं किसको? दिस न्यू पोजीशन, इस नई स्थिति का, है ना, ये जो नई पोजीशन बनी है, नई जो माहौल तैयार हो गया उसका सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इवन कोल्ड, और यहां तक कि इन्होंने कॉल ऑन का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए कहना। फॉर्मली, औपचारिक रूप से, इफ यू आस्क समबडी टू डू समथिंग, अगर आप कहते हैं किसी को कुछ करने के लिए तो उसको बोलते हैं कॉल ऑन। ठीक है, अगर आप किसी को औपचारिक रूप से कोई काम करने के लिए कहते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कॉल ऑन। और यहां तक कि इन्होंने भारत को यह भी कहा टू पनिश दोज रेस्पॉन्सिबल, कि आप पनिश करो, है ना, कि उनको जो जिम्मेदार है। क्रॉसिंग द एलएसी का मतलब एक प्रकार से जो एलएसी को क्रॉस करके आए हैं उसको करो। प्रॉम्प्टिंग इंडिया, प्रॉम्प्टिंग का मतलब प्रेरित करना, कॉज करना, किसी को कोई काम करवाने के लिए, डिसाइड करने के लिए मतलब बाध्य कर देना। तो भारत को यहाँ पे प्रॉम्प्ट किया है टू अक्यूज चाइना, कि आप चाइना को आरोप लगाओ, अटेम्प्टिंग टू ऑल्टर द एलएसी, कि चाइना ने प्रयास किया है। किस चीज़ का आरोप लगाया है? अटेम्प्ट करने का, प्रयास करने का। प्रयास क्या किया है? ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब बदलना, चेंज करना। द एलएसी, एलएसी को विद दिस प्री मेडिटेटेड एंड प्लान्ड एक्शन। प्री मेडिटेड मतलब जो पहले से सोचा विचारा गया हो। मेडिटेट का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन सुना होगा आपने, ध्यान लगाने को बोलते हैं ना मेडिटेशन। तो प्री मेडिटेटेड का मतलब है, प्री का मतलब पहले, ये ध्यान लगाना। तो पहले से ही आपके दिमाग में ये थी तस्वीर, आपने पहले से सब कुछ सोचा समझा गया था। एंड प्लान्ड एक्शन, एक्शन नाउन है और ये यहाँ पे प्लान्ड क्या है? एडजेक्टिव। और जो पूरी योजना से आपने जो ये काम लिया है, बाई इट्स फोर्सेज का मतलब इस अपनी सेना के द्वारा, फोर्सेज का मतलब सेना। फोर्स करते तो बल होता और फोर्सेज करते तो सेना है। ठीक है, अपनी आर्मी के द्वारा जो मतलब इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से, सोचे समझे ढंग से जो एलएसी को बदलने का प्रयास किया है। बदलने का प्रयास ये कि आप कह रहे हो अब तक क्षेत्र आपका नहीं था, आप कह रहे हो हमारा क्षेत्र है, गालवन वैली में आके बैठ गए, तो ये इसके लिए आरोप लगाया। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि देखो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, एक चाइना के डिफेंस मिनिस्टर जो ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, भारत के जो हैं एस जयशंकर, इनकी बातचीत हुई। इस बातचीत में ऐसा लगा, अपीयर ऐसा लगा कि भाई वो अपने इस पोजीशन को सपोर्ट ही कर रहे हैं। वांग यी को कोई पछतावा नहीं है कि भाई हमने गलत किया है, ये तो अपने पोजीशन को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ तक कि ऐसा भी लगा कि ये चाह रहे हैं कि ठीक है भारत वाले कहो कि भाई हम पनिश करेंगे, एलएसी पर एलएसी क्रॉस कर किया है आपने, हम आपको पनिश करेंगे। ये चाह रहे थे कि भारत ऐसा करे कि ठीक है आप ठहराओ ना जिम्मेदार, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कह दो कि चाइनीज ट्रूप्स ने यहाँ पे क्रॉस किया है एलएसी को, जिम्मेदार हैं उसके लिए, दोषी हैं। इस प्रकार से भारत को इन्होंने क्या किया है? प्रेरित कर दिया है कि आप आरोप लगाओ चाइना पर। किसका आरोप लगाओ? कि हमने एलएसी को बदलने का प्रयास किया है सोचे समझे ढंग से,
अपनी फोर्सेज के द्वारा, अपनी सेना के द्वारा, हमें फर्क नहीं पड़ता। उनके बातचीत से, उनके रवैये से ऐसा लगा। कई बार होता है ना कि आप बातचीत से समझ जाते हो, शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, आप किसी के एक्सप्रेशन देख के समझ जाते हो अगला क्या चाहता है। तो ये समझ गए कि ऐसा लग रहा है, ये पत्रकार जो जिसने भी आर्टिकल लिखा है ना, वो समझ रहा है कि भाई ऐसा लगता है कि उनके बातचीत से कि वो ये चाहता है कि हमारे पे आरोप लगाओ, क्या फर्क पड़ता है हमारे को, आप हमारे को कह सकते हो कि हमने आपकी सेना, हमने आपकी जो LAC है उसको पार किया है, फोर्सेज की सहायता से हमने बदलने का प्रयास किया है। ऑल्टर का मतलब चेंज करना है, ये नोट कर लेंगे आप। आगे देखो, मीनवाइल, ये एडवर्ब है। मीनवाइल का एडवर्ब होता है, इसका मतलब है इसी दरमियान। रिपोर्ट्स सब्जेक्ट है, चाइनीज ट्रूप्स सब्जेक्ट है ना। चाइनीज ट्रूप का तो ये ट्रूप्स का तो कंटिन्यू वर्ब है, ट्रूप्स प्लूरल है, इस कारण से कंटिन्यू वर्ब है, और इसका सब वर्ब है वो हम आगे निकाल लेंगे। देखो, मीनवाइल इसी दौरान रिपोर्ट्स, ऐसी रिपोर्ट्स आई दैट चाइनीज ट्रूप्स कंटिन्यू, कि चाइना की जो सेना है वो लगातार टू बी वेल एंट्रेंस्ड। एंट्रेंच का मतलब क्या होता है? देखो, एंट्रेंच का मतलब होता है दृढ़ता से स्थापित करना। मैं हिंदी में लिख देता हूं, वैसे फर्मली स्टैब्लिश, टू एस्टैब्लिश फर्मली, टू एस्टैब्लिश फर्मली, इसको हिंदी में भी लिख लीजिएगा, दृढ़ता से स्थापित करना, दृढ़ता से स्थापित करना। ठीक है। अब देखो, ये एंट्रेंच, ट्रेंच खाई होती है, ट्रेंच गड्ढा खोदते हैं ना जमीन के अंदर, उसको बोलते हैं। NEN प्रीफिक्स लगता है, इसका मतलब उस गड्ढे में जाके बैठ जाना। तो एक प्रकार से स्थापित, सुस्थापित करना, क्योंकि जड़, जो पौधे की जड़ होती है, पेड़ की जड़ होती है, वो जमीन के भीतर ही होती है। तो वो दृढ़ता से स्थापित करने का मतलब ये है कि आपने पांव जमा लिए वहां पे, तो ये एंट्रेंच है। वेल एंट्रेंस्ड है तो वेल यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, एंट्रेंस यहाँ पे वर्ब हो गई। तो कह रहा है इसी दौरान रिपोर्ट्स ये भी आई कि चाइनीज ट्रूप्स जो हैं वो लगातार अपने आप को जड़ें जमा रखी है, उसने बैठे हुए हैं, सेना वहाँ पे जमी हुई है। कहाँ पे? इन द फिंगर्स एरिया। ये फिंगर्स एरिया के लिए मैंने बताया था एक बार, फिंगर्स की कुछ ऐसा क्षेत्र है, मैप पे आप देखोगे तो ऐसी आकृति नजर आएगी आपको, जहाँ पे आपको लगता है कि फिंगर जैसी आकृति नजर आती है, तो उसको क्षेत्र को फिंगर 1, फिंगर 2 ऐसे नाम दे रखे हैं वहाँ पे। तो फिंगर्स एरिया है, फिंगर 4 to 8 यहाँ पर बैठे हैं वो, और द रिजेज, या फिर रिजेज पर बैठे हैं। रिजेज का मतलब होता है चोटी, है ना। माउंटेन के बिल्कुल पैरेलल ये रिजेस होती हैं, उभार होते हैं, रेज्ड सरफेस होते हैं, इसको मैं रेज्ड सरफेस कह सकता हूँ, थोड़ा उठा हुआ उभार। ठीक है। अराउंड कहाँ पे? इसके चारों ओर। ये पैंगोंग त्सो एक झील का नाम है, वहाँ उसके चारों ओर। दैट इंडिया हैज़ ऑलवेज पेट्रोल्ड, और ये वो स्थान है जो भारत ने हमेशा पेट्रोलिंग की है। इंडिया सब्जेक्ट है, इंडिया के लिए हैज़ आ रहा है, ये देश का नाम है इसलिए सिंगुलर आ रहा है। अगर देश का नाम ना होके यहाँ पे अगर आपने टीम का नाम ले लिया होता, कोई टीम होती, मान लो क्रिकेट की टीम, फुटबॉल की टीम, तो फिर है आता। तो वो क्षेत्र है जहाँ भारत ने हमेशा पेट्रोलिंग की। पेट्रोल का मतलब होता है गश्त करना, गश्त करना मतलब वहाँ पे पहरेदारी करना। तो भारत के सैनिक हमेशा से गश्त करते रहे हैं यहाँ पर। एंड रिमेन इनसाइड द LAC, और रिपोर्ट्स ये भी हैं कि चाइनीज ट्रूप्स जो है ना वो LAC के भीतर हैं। एट नाकुला पास, इस दर्रे पर, है ना, नाकुला दर्रा है। आर वरिंग इंडिकेटर्स, आर है वो इस रिपोर्ट से मतलब है, ये आ गया इसका वर्ब। तो ये रिपोर्ट्स जो हैं वरिंग इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स नाउन है और वरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ये चिंताजनक संकेतक हैं, है ना, ये इंडिकेटर्स हैं जो संकेत दे रहे हैं कि चिंता की बात है। और वह हार्डनिंग चाइनीज पोजीशन, हार्डनिंग मतलब सख्त होती हुई, चाइनीज पोजीशन चाइना की स्थिति, जो कठोर होती हुई चाइना की स्थिति है उसका संकेत दे रहे हैं। तो यहाँ इसी दरमियान कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, यहाँ पढ़ो रिपोर्ट्स को, यहाँ पे कनेक्ट कर दो कि रिपोर्ट्स हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं कि ये वरिंग इंडिकेटर्स हैं। रिपोर्ट्स आर वरिंग इंडिकेटर्स। रिपोर्ट कौन सी है वो बीच में चर्चा कर रखी है, बाकी जो रिपोर्ट्स हैं वो चिंता की बात है कि चाइनीज पोजीशन जो है वो हार्ड होती हुई है, सख्त होती हुई है, चाइना की पोजीशन कठोर होती हुई पोजीशन है, इस बारे में चिंता का विषय है। और कौन सी रिपोर्ट्स है? रिपोर्ट्स ये है कि चाइना की जो सेना है ना वो लगातार अपने आप को दृढ़ता से बैठा रखा है, सेना वहाँ पे बैठी है फिंगर 4 से फिंगर 8 के एरिया में, या फिर कहें कि कुछ रेज्ड सरफेस हैं, चोटियाँ हैं वहाँ पर, ये झील के आसपास का एरिया, राउंड का मतलब चारों ओर, ये कोई झील है, ठीक है, ऐसे झील है, तो इसके चारों ओर डेरा जमा रखा है चाइना की सेना ने, ये हट नहीं रहे हैं। ठीक है, और ये LAC के भीतर, मतलब भारत का जो पार्ट है उसके भीतर घुसाए हैं नाकुला पास में, ये चिंता की बात है, समझ गए। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट निकाल लिया रिपोर्ट्स, तो इसका वर्ब यहाँ पे आर था, चाइनीज ट्रूप्स तो इसकी वर्ब कंटिन्यू थी, इंडिया तो इसकी वर्ब हैज़ थी। बाकी एंट्रेंस का मतलब सुस्थापित करना, दृढ़ता से स्थापित करना है। आगे देखो, वाइल प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, ये सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। अब इसकी वर्ब हम निकालेंगे, है ना।
ये मच नीडेड, इससे आपको ये सीखना है कि नीडेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है। जब आप थर्ड फॉर्म लेते हो ना तो उसको आप कहते हो पास्ट पार्टिसिपल, और मच का प्रयोग जब आप करते हो तो इसका मतलब मान के चलना कि पास्ट पार्टिसिपल को एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। मतलब पास्ट पार्टिसिपल अगर है, थर्ड फॉर्म अगर है तो मच आता है। और अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब आईएनजी फॉर्म वाला, अगर V0 प्लस आईएनजी है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो उससे पहले हम लगाते हैं वेरी। ये एक सामान्य चीज़ याद रखना आप, ठीक है। आप प्रेजेंट पार्टिसिपल देखते हो, आईएनजी फॉर्म देखते हो तो क्या लगाओगे? वेरी। और पास्ट पार्टिसिपल देखोगे तो क्या लगाओगे? मच। याद रखना। एक ये एक्सट्रैक्टिंग रिवेंज ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब तो यहीं पर दे रखी है पास में। तो कह रहा है वाइल, वाइल से सेंटेंस का स्टार्ट होता है ना, तो आप देखो दो क्लोज देखते हो यहाँ पे। एक क्लोज तो यहाँ से स्टार्ट होके और शायद यहाँ तक है, हम पढ़ लेंगे, देखते हैं। एक फिर आगे देखोगे आप तो फिर सॉरी यहाँ तक होगा, शायद यहाँ तक है। और फिर यहाँ से स्टार्ट करके और एलएसी तक देखोगे दूसरा क्लोज है। और दो क्लोज को जोड़ रहा है तो यहाँ पे एक कंजंक्शन हो गया, जोड़ने वाले शब्द कंजंक्शन है। और इसका मतलब निकलता है यद्यपि। इसको पढ़ सकते हो आप एक प्रकार से ऑल्दो या दो के अर्थ में। तो कह रहे यद्यपि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कड़ा वक्तव्य है ना, कठोर शब्दों में कही गई बात। तो यद्यपि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, एक बात और समझना, ये जो अपोस्ट्रोफे के बाद जब लगाते हो ना उसी को सब्जेक्ट मानना है। अपोस्ट्रोफे के बाद वाला जो पार्ट है उसी को सब्जेक्ट मानना है, अपोस्ट्रोफे वाले पार्ट को सब्जेक्ट नहीं मानना है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सब्जेक्ट है। तो इनका जो कड़ा वक्तव्य है, वेंसडे को इन्होंने वक्तव्य दिया क्या? बी फिटिंग रिप्लाई। बी फिटिंग का मतलब एप्रोप्रिएट, कि उपयुक्त आंसर दिया जाएगा, ठीक है, एक उपयुक्त जवाब दिया जाएगा। एंड ऑफ द सैक्रिफाइसेस, और इन्होंने क्या कहा कि वाइल प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑन वेंसडे, बुधवार को, ये पर्टिकुलर डे की बात है इस कारण से ऑन है। तो बुधवार को इनका एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया, किस बारे में? बी फिटिंग रिप्लाई के बारे में, कि हम उपयुक्त आंसर देंगे। और किस बारे में आया? सैक्रिफाइसेस ऑफ द सोल्जर्स, कि सोल्जर्स के बलिदान के बारे में आया। दैट किसके लिए आ रहा है? ये आ रहा है सैक्रिफाइसेस के लिए। ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया, ठीक है। ये सैक्रिफाइस जो है वुड नॉट गो इन वेन, ये व्यर्थ में नहीं जाएगा। इन वेन का मतलब होता है अनसक्सेसफुली, है ना, मतलब एक प्रकार से फेलियर कह सकते हो। तो ये व्यर्थ में नहीं जाएगा। एक बात और याद रखना, एक VEIN और होता है वेन, ये ट्यूब होती है, धमनी शिरा जो होती है शरीर के अंदर, जो रक्त पहुंचाती है हृदय तक, उसको बोलते हैं वेन। दोनों की स्पेलिंग में अंतर है, VEIN है, VAIN है, लेकिन दोनों शब्द जो हैं उसका उच्चारण सेम है, वेन ही उच्चारण करते हैं। तो क्या बोलना चाह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया, किसको लेकर? बी फिटिंग रिप्लाई को लेकर, उपयुक्त आंसर को लेकर, और सोल्जर्स के बलिदान को लेकर, जो कि व्यर्थ नहीं जाएगा, उन्होंने कहा। इज अ मच नीडेड एक्सप्रेशन। अब वो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, उसकी क्रिया ये रही इज। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो मच नीडेड है। बहुत ज़रूरी था ये कि मोदी जी बिल्कुल सख्त रुख अपनाएं, इसका ये बहुत ज़रूरी थी चीज़। एक्सप्रेशन नाउन है, मच नीडेड दे रखा है तो नीडेड यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ, मच यहाँ पे वैसे एडवर्ब के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब। ऑफ द नेशनल सेंटिमेंट, राष्ट्रीय भावना, नेशनल राष्ट्रीय, सेंटिमेंट भावना। फिर भी अब ये नया क्लोज स्टार्ट हो गया। तो वाइल वाला क्या करता है? दो अलग अलग उपवाक्यों की बात करता है। यद्यपि एक तरफ तो ठीक है कि मोदी जी ने कहा, जरूरी भी था ये बोलना, सिंपली एक्सट्रैक्टिंग रिवेंज, लेकिन लेखक ये कह रहा है, ये भी मेरे विचार नहीं है, लेखक के विचार है। कई लोग आग बबूला हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। मैं मेरे विचार कभी इनपुट नहीं करता इसमें, हमेशा विचार वही, शब्द वही है जो लेखक कह रहा है। सिंपली एक्सट्रैक्टिंग रिवेंज, एक्सट्रैक्टिंग रिवेंज का मतलब बदला लेना। तो कह रहा है अगर केवल बदला लेने की बात है, डज नॉट अपीयर टू बी द आंसर, तो ऐसा लगता नहीं है कि ये सही आंसर है, कि बदला लेना ही सही उत्तर नहीं है। किस चीज़ का? अब ये आंसर जो है यहाँ पे नाउन है, तो इसका एक याद रखोगे कि आंसर जब नाउन के रूप में हो, देखो दो चीज़ याद रखनी है। आंसर अगर वर्ब के रूप में हो और आंसर अगर नाउन के रूप में हो। नाउन के रूप में हो तो आप टू लगा सकते हो, और वर्ब के रूप में हो तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, नो प्रेपोजिशन, ठीक है। तो ये नाउन है क्योंकि देखो द लगा रखा है, आर्टिकल के बाद में वर्ब नहीं आती, नाउन आता है। कि ये कोई मतलब सही उत्तर नहीं है। टू द ऑल्टर्ड सिचुएशन, सिचुएशन नाउन है, ऑल्टर्ड एडजेक्टिव है, ठीक है। सिचुएशन है नाउन और ये ऑल्टर्ड एडजेक्टिव है। ऑल्टर्ड का मतलब परिवर्तित, तो परिवर्तित स्थिति कहाँ पर? अक्रॉस द LAC, LAC के उस पार। तो ये जो LAC पर स्थिति बनी हुई है ना, परिवर्तित स्थिति, उसका आंसर ये नहीं है कि झगड़ा, आप केवल बदला लेना चाहो। तो लेखक ने यहाँ पे बहुत सिंपल शब्दों में बताऊँ तो यूँ कहा है
कि मोदी जी का स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था कि उपयुक्त जवाब दिया जाएगा और सैनिकों का बलिदान जो है व्यर्थ में नहीं जाएगा। ये बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है, बहुत ज़रूरी भी था देना, लेकिन केवल बदला लेना जो है वो उत्तर नहीं है। किस बात का? जो LAC के उस पार जो स्थितियाँ बदली हैं, चाइना की सेना के द्वारा ये स्थितियाँ बदलने का प्रयास किया गया है, तो उसका सही आंसर ये प्रतीत नहीं होता कि बदला लेना ही सही चीज़ है, इसका हल निकलना चाहिए। इसके बाद देखो, ये आपका द फर्स्ट सब्जेक्ट है, द फर्स्ट स्टेप, ये द फर्स्ट स्टेप ये सब्जेक्ट, और द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है। गवर्नमेंट की वर्ब तो ये मस्ट टेक है, और जो फर्स्ट स्टेप है उसकी वर्ब है वो इज है। अपराइज एक वर्ड दे रखा है आपको यहाँ पे, इसका मतलब मैंने बताया भी था 1-2 सेशन पहले। अपराइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, टेल, इन्फॉर्म या टेल, ये वर्ब है। इसका मतलब है इन्फॉर्म, सूचित करना, या फिर टेल, बताना, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू का मतलब होता है इस उद्देश्य से, ये साथ में आता है हमेशा, है ना। तो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट्स रेस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली, अप्रोप्रिएटली है वो प्रिपेयर के लिए आ रहा है, प्रिपेयर वर्ब है तो अप्रोप्रिएटली एडवर्ब हो गया। और वैसे भी ly एंडिंग वर्ड्स होते हैं जनरली वो एडवर्ब ही होते हैं। तो कह रहा है कि अपना रेस्पॉन्स उपयुक्त तरीके से तैयार करने के लिए, है ना, उपयुक्त आंसर तैयार करने के लिए, कि सही जवाब देंगे, उचित आंसर देंगे, इसको तैयार करने के लिए द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम, द गवर्नमेंट मस्ट टेक, जो गवर्नमेंट को लेना ही चाहिए। मस्ट दे रखा है मतलब ऑब्लिगेशन है, ऐसा जरूर से जरूर होना चाहिए। पहला स्टेप जो गवर्नमेंट को उठाना चाहिए वो स्टेप क्या है, इस स्टेप के लिए इस दे रखा है, वो स्टेप है टू अप्राइज, अप्राइज का मतलब बताना, द नेशन, देश को, ऑफ एग्जैक्टली व्हाट हैज अकर्ड, किस बारे में बताओ कि वास्तव में क्या हुआ था। एग्जैक्टली मतलब ठीक ठीक, सही तरीके से। व्हाट हैज अकर्ड, क्या हुआ है। ये जो व्हाट है उसके लिए हैज लग रहा है। अकर्ड, घटित होना, सिंस लेट अप्रैल, कब से, अप्रैल के लास्ट वीक से शुरू हो गया था ये खेल। तो अप्रैल से लेकर अब तक हुआ क्या है, अलोंग द LAC के पैरेलल, अलोंग का मतलब सहारे सहारे, इंक्लूडिंग इंसिडेंट्स इन लद्दाख, इसमें लद्दाख और सिक्किम में जो घटनाएं घटी थी ना वो भी शामिल है, उसकी जानकारी दो। तो कह रहा है कि अपना जो आंसर रेस्पॉन्स है उसकी तैयारी करने के लिए, कि आप एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स देना चाहते हो, आप बिल्कुल उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहते हो, उसको जवाब देने के लिए पहला स्टेप जो गवर्नमेंट को यहाँ पे लेना पड़ेगा, वो पहला स्टेप क्या है कि आप जनता को सूचित करो, जनता को बताओ, देश को बताओ कि वास्तव में हुआ क्या है अप्रैल के महीने से अब तक, और LAC के जो पैरेलल है, और इसमें शामिल ये भी है कि लद्दाख और सिक्किम वाली जो घटना है उसमें वो भी शामिल है, क्या हुआ है वो बताओ। बात समझ में आ गई। इसके बाद बात करें, मंडेज क्लैशेज हैव पुट एन एंड टू क्लेम्स दैट चाइनीज ट्रूप्स हैव नॉट एंटर्ड इंडियन टेरिटरी। मंडेज क्लैशेज हैव पुट एन एंड टू क्लेम्स। तो मंडेज क्लैशेज, क्लैशेज का मतलब कन्फ्रंटेशन है, पढ़ा था हमने। क्लैशेज को देखकर यहाँ पे वर्ब हैव है। पुट एन एंड का मतलब अंत कर दिया है, पुट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। चाइनीज ट्रूप सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है। तो मंडे के जो भिड़ंत हुई है, मंडे की जो घटना घटी है, लड़ाई हुई है, उसने इन दावों का अंत कर दिया है दैट चाइनीज ट्रूप्स हैव नॉट एंटर्ड इंडियन टेरिटरी, कि भारत, चाइनीज जो सेना है वो मतलब प्रवेश नहीं किया है उसने भारत की सीमा में। दैट ट्रूप्स हैव डिसएंगेज्ड, अब ये ट्रूप सब्जेक्ट है, वो है वर्ब है। डिसएंगेज्ड का मतलब हो गया हट गई है वहाँ से, है ना, जो उनका एंगेजमेंट, उनका इन्वॉल्वमेंट मैंने बताया था। एंगेज का मतलब इन्वॉल्वमेंट है किसी काम में, डिस लगा दिया आपने, इसका मतलब वो एंगेजमेंट हट गया है। तो ट्रूप्स का जो एंगेजमेंट है मतलब वो हट गया है वहाँ से, एंड दैट द सिचुएशन वॉज बीइंग एस्केलेटेड, और ये कहा जा रहा था कि सिचुएशन जो है ऐसा किया जा रहा है, पैसिव वॉइस है, और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है कि डी एस्केलेट की जा रही थी स्थिति, तनाव का माहौल कम किया जा रहा था, ये सब खत्म हो गई बातें। तो मंडे की जो भिड़ंत हुई है ना, उसने उन दावों को खत्म कर दिया। दावे किए जा रहे थे कि चाइनीज ट्रूप्स ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया, दावे किए जा रहे थे कि जो सेना है वो मतलब डिसएंगेज्ड हो चुकी हैं, वो मतलब हट चुकी हैं वहाँ से, दावे किए जा रहे थे कि स्थिति को डिएस्केलेट किया जा रहा है, तनावपूर्ण स्थिति को वहाँ पे ठीक किया जा रहा है। ये सब दावे धरे के धरे रह गए, लड़ाई हुई, सब सामने आ गया कि गलत बोल रहे हैं सब, ये झूठ बोल रहे हैं। इससे आगे देखो, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, मस्ट कंडक्ट वर्ब है, ट्रू ट्रिब्यूट सब्जेक्ट है, आगे इसकी वर्ब दे रखी है विल नॉट, आगे इंक्लूड, ठीक है। तो गवर्नमेंट मस्ट कंडक्ट अ फुल इन्वेस्टिगेशन, सरकार को पूरी जांच करानी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन नाउन है और फुल यहाँ पे एडजेक्टिव है, और आर्टिकल है, इस पोजीशन से समझ सकते हो, दो शब्द हैं तो दूसरा नाउन है, दूसरा नाउन, पहला एडजेक्टिव। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे पूरी जांच करवानी चाहिए, किसकी, ऑफ द गलवान क्लैश, जो गलवान में घाटी के अंदर लड़ाई हुई है ना उसके बारे में। एंड पुट आउट क्लियर डिटेल्स, क्लियर डिटेल्स। पुट आउट का मतलब, पुट का मतलब रखना, आउट का मतलब बाहर,
और अधिक स्पष्ट डिटेल्स जो हैं वो रखनी चाहिए सामने, वो मतलब उजागर करनी चाहिए ऑफ द लाइव्स लॉस्ट, जो जिंदगियां वहां पे खत्म हुई हैं उनके बारे में, ठीक है, कितने जिंदगियां खत्म हुई हैं, कितने सैनिक शहीद हुए हैं, वो क्लियर डिटेल्स प्रस्तुत करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे निश्चित रूप से मस्ट आ रहा है, मतलब ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है, तो गवर्नमेंट को निश्चित रूप से यहाँ पे क्या करनी चाहिए, पूरी जांच करनी चाहिए, किसकी, गैल्वन क्लैश की, गैल्वन घाटी में हुए लड़ाई की। और क्या करना चाहिए, जो जिंदगियां खो गई हैं, लाइव्स लॉस्ट, जो जिंदगियां खोई हैं, उनकी क्लियर डिटेल्स, अधिक स्पष्ट डिटेल देनी चाहिए। अ ट्रू ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट किसको है, उसके लिए टू लगता है, एक सच्ची श्रद्धांजलि, किसको, टू दोज सोल्जर्स, उन सैनिकों को, विल नॉट ओनली इंक्लूड, उसमें केवल ये शामिल नहीं होगा, नॉट ओनली में बट ऑल्सो आता है, तो ये देखो नॉट ओनली है और ये बट ऑल्सो है। अच्छा एक बात बता देता हूं आपको, कई बार ये होता है कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो नहीं आता, मतलब ऑल्सो को आप हटा भी सकते हो, केवल बट से भी काम चला सकते हो, ये भी ध्यान रखना। ये जो प्रकार है कंजंक्शन का, इसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं, तो और वैसे इसको अगर बोलोगे तो ये कम्युलेटिव कंजंक्शन का प्रकार है, और वैसे कहो तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ग्रामर की ज़्यादा ही भाषा का प्रयोग अगर आप करो तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में इसको आप कोरिलेटिव कंजंक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनते हैं, और ये उसके अंदर कम्युलेटिव प्रकार का कंजंक्शन है। इसमें ऑल्सो को आप ड्रॉप भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो कह रहा है कि सच्ची श्रद्धांजलि जो है उन सैनिकों को, वो केवल ये नहीं है कि इंक्लूड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योरिंग सुनिश्चित करना, तो उसमें केवल ये शामिल नहीं है कि बीजिंग की तरफ से जवाबदेही ली जाए, बीजिंग कहे कि हम जिम्मेदार थे इस घटना के लिए, बट ऑल्सो एनफोर्सिंग ए फुल ट्रूप्स विड्रॉल, बल्कि यहाँ पे ये भी होना चाहिए, एनफोर्स का मतलब बाध्य करें उनको, है ना, लागू करने की प्रक्रिया होती है, कोई कड़े तरीके से लागू करने को एनफोर्स बोलते हैं, कि पूर्णतया वहाँ से सैनिक हटें, फ्रॉम ऑल द एरियाज, उन क्षेत्रों से, ऑक्यूपाइड इन द लास्ट फ्यू वीक्स, वो क्षेत्र जो ऑक्यूपाई किए गए हैं, ऑक्यूपाई का मतलब अधिग्रहित किए गए हैं पिछले कुछ वीक्स में। तो कह रहा है कि एक सच्ची श्रद्धांजलि उन सैनिकों को ये नहीं होगी केवल कि आप यहाँ पे जवाबदेही सुनिश्चित करो, कि आप कहें कि मनवा लो उनसे बात कि गलती तूने करी है ना, और वो कहें हाँ गलती मैंने करी है, केवल इतना मनवाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि सारे के सारे ट्रुप्स जो हैं उसका पुल बैक हो, वो वहाँ से विड्रॉ करें, है ना, सारे एरियाज से, वो क्षेत्र जो कि ऑक्यूपाई किए गए हैं। ऑक्यूपाइड यहाँ पे एरिया की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव है, पोस्ट एडजेक्टिव के रूप में है, बाद में एडजेक्टिव आएगा तो पोस्ट एडजेक्टिव है। जो पिछले कुछ सप्ताह के अंदर, लास्ट फ्यू वीक्स के अंदर जो ऑक्यूपाई किए गए एरिया है, वहाँ से ट्रुप्स का विड्रॉल भी हो, ये भी सुनिश्चित करना चाहिए। आगे देखो, द MEA एंड द चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये सब्जेक्ट है पूरा, तो है, क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो भारत का विदेश मंत्रालय, एक चाइना का विदेश मंत्रालय है, दोनों, बोथ के साथ में क्या लगता है, एंड, तो ये एंड दे रखा है, बोथ के साथ में कभी भी एज वेल एज या अलोंग विद नहीं आता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो दोनों, चाइना का विदेश मंत्रालय और भारत का विदेश मंत्रालय, हैव रीअफर्म्ड, इन्होंने फिर से इस बात की पुष्टि की है, हैव रीअफर्म्ड, हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आनी थी, क्या पुष्टि की है, देयर कमिटमेंट, कि वो कमिटेड हैं, वो मतलब प्रतिबद्ध हैं, किसके प्रति, टू डायलॉग एज ए मीन्स ऑफ रिस्टोरिंग पीस, वो बातचीत के प्रति प्रतिबद्ध हैं, और बातचीत क्या, बातचीत एक साधन है, किसका, रिस्टोरिंग पीस, शांति बहाल करने का, है ना, रिस्टोर मतलब बहाल करना, पुनर्बहाल करना, पीस का मतलब शांति। तो दोनों ने यहाँ पे पुष्टि करी है अपने प्रतिबद्धता की, कि हम प्रतिबद्ध हैं, हम जानते हैं कि शांति बहाल करने के लिए बातचीत ही एक हल हो सकता है। बोथ साइड्स मस्ट ऑल्सो एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्नॉलेज का मतलब है आभार मानना, ठीक है, दोनों साइड्स मतलब भारत और चाइना के विदेश मंत्रालय मस्ट ऑल्सो एक्नॉलेज, उनको ये बात भी स्वीकार करनी ही पड़ेगी, मस्ट दे रखा है, करनी ही पड़ेगी निश्चित रूप से, दैट द सिचुएशन इज, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, की स्थिति जो है वो प्रिकैरियस है, प्रिकैरियस का मतलब डेंजरस है, इन पेरिल, या तो कह सकते हो इन पेरिल, खतरे में है, ठीक है, और या फिर कह सकते हो डेंजरस, की स्थिति बहुत ही खतरनाक है, हैजर्डस भी कह सकते हो। एंड दैट द रिसेंट डेज, और ये कि जो हाल ही के दिन हैं, इन पर्टिकुलर विशेष रूप से, हैव अनडन, इन दिनों ने क्या कर दिया है, बर्बाद करके रख दिया है। अनडन का मतलब किए कराए पर पानी फेर देना, डन का ऑपोजिट, डन का मतलब करना, अनडन है तो जो करा है उसको खत्म कर देना। डिकेड्स ऑफ पैनस्टेकिंगली नेगोशिएट, डिकेड्स का मतलब दशकों लग गए थे, पैनस्टेकिंगली मतलब बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्रयत्न से, बहुत ही प्रयास से, नेगोशिएटेड मतलब विचार विमर्श करके, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब सिस्टम होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब विश्वास बनाने वाला सिस्टम। तो देखो कह रहा है कि हाल ही के दिनों ने विशेष रूप से जो बहुत ही सावधानी से, बहुत ही मेटिकुलसली
पैनिस्टेकिंगली मतलब मेटिकुलसली, ठीक है, ये होता सावधानी पूर्वक, बहुत ही केयरफुली विचार विमर्श है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म थे, जो भी इनके पास सिस्टम था कि हम कैसे हमारा विश्वास बनाए रखें दोनों का आपस में, तो इन हाल ही के दिनों ने उन चीज़ों को चौपट करके रख दिया है। तो क्या बात की गई थी? 2 विदेश मंत्रालय इन्होंने पुष्टि करी कि हम प्रतिबद्ध हैं शांति बहाल करने के लिए, बातचीत का सहारा लेंगे। दोनों साइड्स को स्वीकार करना पड़ेगा कि स्थिति जो है खतरनाक है, और जो हाल ही के दिनों विशेष रूप से जो खत्म कर दिया है इन्होंने, है ना, कि हाल ही के दिनों में जो अंडन कर दिया है दशकों पुरानी मेहनत को, दशकों से मेहनत की जा रही थी कि विश्वास बनाया जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म है, उनको इन्होंने अंडन कर दिया है हाल ही के दिनों ने, ये बात स्वीकारनी पड़ेगी। आगे देखो, ये सब्जेक्ट्स है टॉक्स के लिए यहाँ पे माइट नॉट और आगे मीन ये वर्ब है। विदाउट ए फुल रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस क्यो एंटे, स्टेटस क्यो का मतलब यथास्थिति होता है, स्टेटस क्यो एंटे का मतलब जो पहले स्थिति थी वो, है ना, जो स्थिति पहले थी, मतलब इस लड़ाई से पहले, उसको बोलेंगे स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो केवल इतना ही होता तो होता यथास्थिति, है ना, द कंडीशन एज इट इज टुडे। सो विदाउट अ फुल रिस्टोरेशन, विदाउट मतलब के बगैर, फुल रिस्टोरेशन मतलब पूर्ण रूप से बहाल होना। पहले वाली कंडीशन जो थी कि सब कुछ सामान्य चल रहा था, पेट्रोलिंग कर रहे थे भारतीय सैनिक भी, चाइनीज सैनिक भी, वो स्थिति का बिना मतलब उसका फुल रिस्टोरेशन किए बगैर। रेपरेशंस मतलब मुआवजा, क्षतिपूर्ति, फॉर द कैजुअलिटीज, जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जो सैनिक यहाँ पे शहीद हुए हैं, जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा, एज वेल एज सम ऑनेस्ट कमिटमेंट, और साथ साथ में एक ईमानदारीपूर्ण प्रतिबद्धता, वादा, टू अबाइड फुल्ली बाई, क्या वादा कि हम पूर्णतया पालन करेंगे। अबाइड बाई का मतलब क्या होता है? अबाइड बाई से मतलब होता है स्टिक टू, ये हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, है ना, इसका मतलब है स्टिक टू, पालन करना, इसका मतलब है कंप्लाई विद, पालन करना, ठीक है, ये सब चर्चा कर चुके हैं बहुत बार कि पूर्णतया हम पालन करेंगे एनी अग्रीमेंट, किसी भी सहमति का, किसी भी अग्रीमेंट का, समझौते का। टॉक्स विद बीजिंग एट दिस पॉइंट, इस बिंदु पर बातचीत जो है चाइना के साथ, माइट नॉट मीन मोर देन एम्प्टी वर्ड्स, तो ये मोर देन एम्प्टी वर्ड्स मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, खाली शब्द होंगे और कुछ नहीं होगा इस मौके पर बात करोगे तो कह रहा है कि पहले की जो कंडीशन थी उसको पुनर्बहाल करना, ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि रिपरेशंस फॉर द कैजुअलिटीज़, यहाँ पे जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ है उसका मुआवजा, उसकी भरपाई, साथ साथ में एक प्रतिबद्धता, एक कमिटमेंट, एक वादा कि आगे ऐसा कभी नहीं होगा, पूर्ण रूप से हम समझौते का अनुसरण करेंगे, हम पालन करेंगे, और बातचीत जो है इस पॉइंट पर बीजिंग के साथ माइट नॉट मीन मोर देन एम्प्टी वर्ड्स। तो ये सारे के सारे टॉक्स ही नहीं है, केवल सारी बातें ही हैं कि ऑनेस्ट कमिटमेंट भी हो गया, अग्रीमेंट भी हो गया, है ना, मतलब कमिटमेंट हो गया, रिपरेशन की बात हो गई, ये सब चीज़ें अगर आप इस क्षण बात करोगे ना कि हमें तो सब कुछ करो पहले के पहले जैसा, ये केवल खाली शब्द हैं और कुछ नहीं है, शायद चाइना सुने ही नहीं इन चीज़ों को, ये हो सकता है। अब देखिए पहला सेंटेंस है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट हुआ, बुधवार को कहा तो ऑन वेंसडे, कहा तो सैड, मैंने कहा था दैट लगाओ मत लगाओ, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर अगर एग्जाम में आ गया दैट नहीं है तो गलत होगा क्या? नहीं होगा गलत, कोई दिक्कत नहीं है, दैट को ड्रॉप कर सकते हो आप। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सैड ऑन वेंसडे, है ना, या फिर ऐसे कर दो ऑन वेंसडे सैड, एक ही बात है। क्या कहा कि भारत दृढ़ता से देश के जमीन की एक एक इंच की रक्षा करेगा, भारत रक्षा करेगा तो इंडिया विल प्रोटेक्ट होना चाहिए, लेकिन कहा ये पास्ट में दे रखा है, पास्ट में है, इसका मतलब यहाँ पे विल की जगह वुड आएगा, तो इंडिया वुड दृढ़ता से तो फर्मली लगा दिया, प्रोटेक्ट एवरी इंच ऑफ द कंट्रीज लैंड, वो प्रत्येक जो इंच है, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है भाई, तो प्रत्येक इंच है उसकी रक्षा करेगा देश की जमीन की। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ये सब्जेक्ट हुआ, वेंसडे की बात है ऑन वेंसडे, कहा तो सैड, दैट लगाने लगा चाहो लगा लो, नहीं लगाना चाहो कोई खास बात नहीं है। भारत रक्षा करेगा तो इंडिया विल होना चाहिए था, लेकिन सैड दे रखा है इस कारण से वुड किया। दृढ़ता से रक्षा करेगा तो फर्मली प्रोटेक्ट, हर इंच की तो एवरी इंच, किसकी? द कंट्रीज लैंड, देश के जमीन की। आगे देखो, भारत और चीन बुधवार को एलएसी पर बातों को आगे नहीं बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। तो भारत और चीन सहमत हो गए हैं कब? बुधवार को, यहां तक ये लेके आओ। तो इंडिया एंड चाइना बुधवार को अग्रीड, सहमत हो गए किस चीज पर? कि एलएसी पर बातों को आगे नहीं बढ़ाने पर। तो किस चीज को नहीं बढ़ाने पर? तो नोट टू, बढ़ाना, एस्केलेट बातें, मैटर्स कहां पर? एलएसी पर, तो अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो कह रहा है कि इंडिया और चाइना जो है वेंसडे को अग्री हो गए किस चीज के लिए? तो ये सब्जेक्ट हुआ, कब की घटना है? वेंसडे की। क्रिया क्या है? अग्रीड। नोट टू एस्केलेट, ऐसा नहीं करने पर, बढ़ाने पर होता तो नोट हटा देते यहां से।
और बातें तो मैटर्स कहाँ पर, LAC पर, तो अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक है हम मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। हम लाएंगे मीन्स फ्यूचर की बात है, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो वी विल ब्रिंग या वी विल मूव, यहाँ पे ब्रिंग भी कर सकते थे आप, वी विल ब्रिंग, हम लाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव तो ए नो कॉन्फिडेंस मोशन, मोशन चूंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस मोशन जो है काउंटेबल नाउन है इसलिए ए लगाया गया है। किसके खिलाफ, तो अगेंस्ट, कहाँ, मुख्यमंत्री, द चीफ मिनिस्टर। पद है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, दे लगता है, नाम दे रखा होता है आगे तो दे नहीं लगता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद रिवीजन है अल्योरिंग, अल्योरिंग का मतलब होता है आकर्षक कह सकते हो या प्रलोभित करने वाला, ललचाने वाला, प्रलोभित करने वाला। मेडल का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना। वियर का मतलब होता है अचानक से दिशा बदलना, अचानक से दिशा बदलना। इनवेरिएबली का मतलब होता है हमेशा, और डिविडेंड का मतलब होता है लाभ। ठीक है, तो अल्योरिंग का तो आंसर आ जाएगा क्या, अपीलिंग, आकर्षक। मेडल का आंसर आ जाएगा हस्तक्षेप करना, तो बट इन। फिर वियर को कर देंगे आप किससे, चेंज डायरेक्शन, ये यहां जुड़ जाएगा। फिर इनवेरिएबली हमेशा, तो ये आ जाएगा ऑलवेज। और डिविडेंड का लाभ, तो लाभ का आ जाएगा बेनिफिट। तो ये आपके आंसर्स थे रिवीजन के। ठीक है, तो ये आज का एडिटोरियल हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारी मुलाकात कल शाम 5 बजे होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।